तो हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ये है हमारा फर्स्ट बुक का 11th की फर्स्ट बुक का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। 5-6 लेक्चर हो चुके हैं। आज इसका एंडिंग एंडिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन करवाएंगे। क्या क्या पढ़ा दिया एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। बल के 4 प्रकार है भाई, ये आंतरिक संरक्षित और असंरक्षित। आपको हमेशा इंपॉर्टेंट और याद करने हैं कि संरक्षित बल कौन से होते हैं, असंरक्षित बल कौन से होते हैं। लिफ्ट में भी काम आएंगे, यहाँ भी काम आएंगे, संगठन में भी काम आएंगे, तो हर जगह काम आएंगे, ठीक है। बाकी आंतरिक और बाह्य बल ज्यादा नहीं पूछे जाते। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था जी के 4 मान। कहाँ जी स्टार्ट होता है, कहाँ जी का मान कम होता है, कहाँ जी का मान ज्यादा होता है, ध्रुवों पे कितना मान होता है, इक्वेटर पे कितना मान होता है। अगर जी का मान बढ़ जाए तो क्या फर्क होता है, इसका हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आएगा। एक आपको हमेशा याद रखना है, जो केपलर का द्वितीय नियम था उसको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तीसरे से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। फिर हमने स्टार्ट किया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, उसकी मेन मेन हेडिंग थी। वहां एक चीज मैंने बार बार नोटिस की थी कि गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल है। वह आज भी जो टॉपिक पढ़ाएंगे कल भी काम आया था। कल जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था, जो स्थिति ऊर्जा पढ़ाई थी या गोलों के बारे में पढ़ाया, तो वहां भी काम आया था। लेकिन ज्यादा काम यहाँ आएगा जहां हम उपग्रहों की चाल पढ़ेंगे, उनकी कक्षीय चाल पढ़ेंगे, उनका पथ पढ़ेंगे, उनकी बंधक ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर जियो स्टेलाइट उपग्रह पढ़ेंगे, वहां भी सारे काम आए। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक है जिसका नाम है स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी लास्ट टॉपिक में भी करवा दिया था, लेकिन आज देखो 2023 में भारत ने एक उपग्रह लॉन्च किया था। पीएसएलवी था, जीएसएलवी था, कौन सा था, पीएसएलवी MK3 से एक सैटेलाइट लॉन्च करता है भारत, जिसका नाम है, जिससे चंद्रयान 3 है, जिसका नाम शायद जुलाई महीने में आगे जुलाई महीने में लॉन्च करता है। और 23 अगस्त 2023 को वह चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंचता है। एक पॉइंट है जिसका नाम है शक्ति पॉइंट। उस ग्रह को लॉन्च करने के पीछे एक अलग स्ट्रेटेजी थी, और जो एक रशिया ने एक ग्रह लॉन्च किया था, एक अपन सॉरी अपना एक उपग्रह लॉन्च किया था जिसका नाम था लूनर। क्योंकि अगर एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा कि क्या फर्क होता है दोनों में। हम्म, हाँ, आप सभी को याद है कि इंपॉर्टेंट तारीख है सभी इंडिया के इतिहास की, 23 अगस्त 2023, शाम के 6:04। स्थान है साउथ पोल ऑफ मून। स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्लेस का नाम है शक्ति पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट के नहीं, देखो भारत ने दो ये चंद्रमा की सॉरी चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 लॉन्च कर दिए थे, लेकिन चंद्रयान 3 को स्पेसिफिक एक अलग तरीके से लॉन्च किया गया। देखो ऐसे किया उसने लॉन्च। हाँ, ये पृथ्वी है हमारी प्यारी, ये पृथ्वी है, ठीक है। ध्यान से देखना, मान सकते हो कि यहाँ भारत है, इसके ठीक ऊपर भारत का नक्शा है, यहाँ भारत है। क्या हो गया है इसको, यहाँ भारत है, ठीक है। ये पॉइंट है भारत का, क्योंकि हम इसको 3D नहीं दिखा सकते, केवल एक पॉइंट के साथ ऐसे। भारत के एक स्थान है श्री हरिकोटा से, वहां से लॉन्च किया जाता है सतीश धवन श्री हरिकोटा से एक चंद्रयान 3 को लॉन्च किया जाता है। उसको बिल्कुल ऐसे लॉन्च किया जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे लॉन्च किया जाता है, ऐसे कर दिया। इसके बाद में ये है यान धीरे धीरे ऐसे चक्कर लगाता है, ठीक है। पहला जो पथ होगा, ध्यान से देखना, इसकी 5 से परिपथ होती है। पहला पथ होगा वह पथ पैराबोला होगा। पैराबोला यानी उसके दो अक्ष होंगे, एक A0 होगा, एक B0 होगा। आपको याद है A0 एक -A0, एक 0B और एक -0B, ठीक है। लेकिन इसके बाद में ये यहां से आएगा, ये चक्कर कंप्लीट किया। इसके बाद में ये यहीं से दूसरा चक्कर काटेगा, लेकिन फिक्स वर्ताकार टाइप में वर्त काटेगा। इस पथ को बोलते हैं इलिप्टिक, हाँ इलिप्टिक,
इलिप्टिकल इलिप्टिकल पाथ, ELLEPTICL इलिप्टिकल पाथ। लेकिन जो दूसरा पथ होगा, ये पथ नंबर 1, जो पाथ नंबर 2 है, इसको बोलेंगे हम सर्कुलर मोशंस। ठीक है, फिक्स पॉइंट वहीं का वहीं है, ये पॉइंट यहां है फिक्स चंद्रमानी 3। इस बार वह वापस कुछ ऐसे दौड़ेगा, ऐसे। ठीक है, लेकिन इस बार वह वापस इलिप्टिकल पाथ करेगा। ये पाथ नंबर 2 है, ये था वर्टिकल पाथ, ये परवलयाकार है। यहां से वह चौथा पथ भी कुछ बढ़ाकर ऐसे पथ तय करेगा, ऐसे। ठीक है, पांचवा पथ यहां से नहीं, फिर वो पांचवा पथ यहां से लेगा सीधा ऐसे। पाथ नंबर 3। अब जो पाथ नंबर 4 आएगा, शायद ऐसा ही होगा, या फिर कुछ ऐसा जिस टाइम में घूमेगा। इस बार वह अपने पथ को छोड़कर दूसरे पथ के अंदर प्रवेश कर जाएगा। माना यहां चंद्रमा, वो चंद्रमा के बड़े पथ पे हो जाएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। क्यों करते हैं ये सारी चीजें? अगर डायग्राम छोटा है तो ध्यान समझना। पृथ्वी से किसी ग्रह उपग्रह को लॉन्च किया गया, पहली इलिप्टिकल पाथ होगी, दूसरी सर्कुलर मोशन होगा, बाकी सारी कक्षाएं वापिस इलिप्टिकल पाथ होगी। कोई दिक्कत नहीं, कौन सी पाथ है ये दिक्कत नहीं करती। इसके पीछे एक स्ट्रेटजी होती है। अगर एक ही किसी कण को पृथ्वी के वायुमंडल से उसको बाहर फेंकना है, तो उसको हम ऊर्जा देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम उसको कम ऊर्जा के साथ उसको पृथ्वी के पहले लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, बहुत बड़ी स्पीड होती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से उसको पृथ्वी को, उस उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल में फेंका जाता है। ठीक है, अब इस टाइम वह पहली बार परवलयाकार पथ में पृथ्वी के चारों तरफ घूमेगा, घूम लिया। लेकिन जैसे ही वो अपना एक चक्कर पूरा करेगा, उस कंडीशन में उस उपग्रह को वापस उसका इंजन स्टार्ट किया जाता है और उसको अधिक उसके थ्रस्ट ऑन किया जाता है। उसको बोलते हैं थ्रस्ट, यानी पीछे की तरफ वह ज्यादा छोड़ता है, मतलब ज्यादा गैसों का दहन करता है। उसमें गैसों में आती है H2 और O2 आती है, ठंडी H2 और O2 का संघनन होता है। आप केमिस्ट्री में उस इंजन का बारे में पढ़ते, कार्बनिक इंजन होता है शायद तक। हाँ, उसे थ्रेश मिलता है, न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, पीछे की तरफ बल लगाएगा तो वापस आगे की तरफ बल लगेगा, और वह आपकी बार एकदम वर्ताकार पथ तय करेगा। ठीक है, दूसरा नंबर पथ तय कर लिया, दूसरा पथ वह करेगा तेजी स्पीड के साथ वापस वर्ताकार। पहला था प्रवलयाकार, दूसरा वर्ताकार। तीसरे के बाद में उसकी वेग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भी बढ़ा दिया जाता है। तीसरा पथ और तेजी से तय करेगा, और लगभग चौथे पाथ में वह सीधा 11.2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय कर लेगा और दूसरे ग्रह की ओर बढ़ जाए। पृथ्वी का वायुमंडल वह तभी छोड़ेगा, या पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां पृथ्वी का आकर्षण बल लगता है, उसको वह तभी छोड़ेगा जब उस पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग लगता, ये लग जाएगा और ये इसका वायुमंडल छोड़ देगा। अब आपको पता है एस्केप का मतलब होता है बचना, वेलोसिटी का नहीं वेग, यानी ऐसा वेग जो पृथ्वी के वेग के आकर्षण से बचा सके। क्लियर? मैंने वायुमंडल इसका उदाहरण क्यों दिया? भारत इसी पथ का यूज करता है, ताकि क्यों यूज करता है? ताकि कम ईंधन से या कम खपत से, कम पैसों से किसी अन्य ग्रह तक उपग्रह को भेजा जा सके। जब आदित्य L1 को सूर्य के पथ पे भेजा गया था, तो वहां एक पॉइंट बताया गया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक पॉइंट है जहां पर आदित्य L1 स्थापित किया जाएगा। सोलर पार्क का L1 था जो लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर था। एक मिनट नए पथ से देखो, वहां तो मैं वापस बताता हूँ। ये पृथ्वी होती है, ठीक है, माना ये सूरज है, इस पृथ्वी के चारों तरफ भी एक पथ होता है, इसका एक क्षेत्र होता है जहां तक ये पिंडों को अपनी तरफ आकर्षित करता है।
इसके बाद में ये सूर्य होता है, सूर्य से निकलने वाली प्रकाश के कारण उसका एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, काफी बड़ा क्षेत्र बनता है ऐसे। उसको देखना, पहला इलिप्टिकल पाथ होगा, दूसरा का वर्ताकार पाथ होगा और फिर वापस इलिप्टिकल पाथ। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां दोनों का जहां दोनों के द्वारा लगने वाला बल बराबर होगा, इसलिए भारत ने आदित्य L1 को सूर्य की प्रथम कक्षा में स्थापित किया, ताकि ना चुंबक तो उधर साइड से लगे और ना चुंबक इस साइड में लगे, यानी वह आसानी से इसके तरफ गति कर सके। क्लियर? लेकिन सेम काम रशिया ने इस उपग्रह को सीधा तय किया। उसने हाइपरबोला, एक होता है परवलयाकार इलिप्स, दूसरा सर्किल, तीसरा पैराबोला और चौथा हाइपर पैराबोला। जिन देशों के पास ज्यादा तकनीकी होती है वे उपग्रहों को हाइपर पैराबोला की सहायता से उपग्रह करते हैं। इस कंडीशन में वह केवल पृथ्वी का 1 या 2 चक्कर लगाएगा, उसके बाद में वह सीधा, देखो ये ग्रह देगा, उसके चारों तरफ 1 चक्कर लगाएगा या फिर दूसरा चक्कर लगाकर दूसरे चक्कर में ही वह अन्य ग्रह के कक्ष में चला जाएगा। इसलिए भारत ने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए लगभग 30 या 35 दिन का वक्त लगाया था और रशिया ने 5 या 6 दिन का वक्त लगाया था। उन्होंने शायद 15 या 16 अगस्त को लॉन्च किया था और 22 अगस्त को वो पहुंच गए थे, लेकिन उनका यान क्रैश हो गया। क्यों? क्योंकि वेग ज्यादा था और फिर जो लैंडर था उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, जैसा भारत ने चंद्रयान 2 में नहीं कर पाया। ठीक है, ये केवल एग्जाम्पल था, अब आपको बताएंगे कि क्या होता है सारी चीज। ये केवल प्लाइन वेग को समझाने के लिए होती है, यानी पृथ्वी के चारों तरफ एक पथ होता है। अगर यही चीजें चंद्रमा के आसपास करते हैं तो वहां केवल 2.5 किलोमीटर का ही किलोमीटर प्रति सेकंड इतना ही वेग लगाना पड़े चंद्रमा से किसी वस्तु को बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग होता है। हाँ, तो आपको बनानी है एक छोटी सी सिंपल सी पाथ जिसका नाम होता है, ये है हमारी अर्थ। ठीक है, एकदम अंडाकार। जब किसी उपग्रह को छोड़ा तो ये यहां तक गया, फिर इसने एक ऐसा पथ बनाया। ठीक है, फिर इसने दूसरा एकदम वर्ताकार पथ बनाया, फिर तीसरा पथ बनाया, या फिर ऐसा मान लो कि इस तरीके से वह ऐसा पथ बनाकर और इस टाइम में वह निकल जाए। तो पहला इलिप्टिकल पाथ, दूसरा सर्कुलर पाथ, तीसरा वापिस इलिप्टिकल पाथ और चौथा पाथ होगा हाइपरबोला का, सॉरी ओनली पैराबोला का। और 5 नंबर पाथ होगा, वह होगा हाइपरबोला का। क्या चीजें अंतर होता है देखो, केवल आपको पढ़ना है कि प्लाइन वेग से बचने के लिए ये फंडे करने पड़ते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। अगर पृथ्वी पर आकर्षण बल ना हो तो बस फेंको वस्तु बाहर। आपने गेंद फेंकी, चंद्रमा पर गई, चंद्रमा पर क्या जरूरी है, कहीं भी चले जाए रुकेगी ही नहीं। हाँ, प्रथम कक्षा के लिए वेग होता है, कक्षा के लिए वेग आपको याद रखना v बराबर होता है √2g, और ये लगभग होता है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और लिया 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास होता है। लेकिन जैसे जैसे वेग बढ़ाते जाएंगे वेग का मान बढ़ता जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, v का मान ज्यादा हो जाएगा √2g r से, और एक वक्त पे मान हो जाएगा √2g r के बराबर या इससे अधिक। ये ध्यान में आपको रखना, मैंने बताया भी था कि इतना पलायन वेग होता है जो लगभग किसके बराबर होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतना वेग चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 4 आकृति होती है हाइपरपेला, सॉरी इलिप्स की। ये हो गया आपका इलिप्स, यानी
सॉरी, इलिप्स नहीं, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। दूसरा हो गया, ये है बिल्कुल आपका एक वृत्त, एक्स वाई का एक वृत्त। 2D का है, 3D का नहीं बता रहा मैं, ओनली 2D का। हाइपर का डिजाइन ये होता है। अगर चाहो तो ये बी में भी ऊपर से काट सकता है और ए में भी ये नीचे से काट सकता है, ठीक है। ये ए पे, इसको बोलते हैं पैराबोला। और लास्ट का हाइपर पैराबोला, सॉरी पैराबोला, देखो मैं मिस्टेक कर गया, आई सॉरी 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 सॉरी, आई मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, प्लीज मिस्टेक मिस्टेक। ये एक बात है, यहाँ कुछ ऐसा, ये है पैराबोला, सॉरी सॉरी मैं भूल गया था। यहाँ पे होगा A0, याद आया कुछ? बार बार ये सब बना के दिखाया था। लास्ट होता है हाइपर पैराबोला, ये है हाइपर, ठीक है। चार डायग्राम है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। हाँ, जब पर पैराबोला होगा तो कक्षा नंबर 4 होगी, हाइपरबोला होगी तो कक्षा नंबर निकालने में आसान है। बढ़े आगे, आज कोशिश करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन करने की। माना ये पृथ्वी है हमारी, देखो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, इसको कोई वस्तु, यहां से इसको कोई वस्तु फेंकनी है बाहर की तरफ, ठीक है। ये पृथ्वी होगी, ये इसका मास हो गया, ये इसकी रेडियस होगी। इस व्यक्ति को गेंद बाहर की तरफ फेंकनी है, यानी यहां से बाहर की तरफ फेंकनी है, तो वह क्या करेगा? तो वह पिंड को गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। तो पिंड बाहर की तरफ जाता, पहले स्थिति थी और फिर गतिज। आपको पता है कि प्रारंभिक स्थितिज और प्रारंभिक गतिज किसके बराबर होती है? बाद की स्थिति ऊर्जा के और बाद की गतिज ऊर्जा के, ठीक है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसका फॉर्मूला होगा यू आई पोटेंशियली इनिशियली ऑफ पोटेंशियली इनिशियली ऑफ काइनेटिक, प्रारंभिक गति ऊर्जा बराबर होगी अंतिम स्थिति ऊर्जा और अंतिम गतिज ऊर्जा। ये फॉर्मूला होता है। देखो इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करें। जब भी कोई व्यक्ति किसी पिंड को फेंकेगा तो आपके हाथ से तो कोई वस्तु चली गई, अब आगे क्या पता उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, गति ऊर्जा क्या होगी, आपको तो नहीं पता। इसलिए सदैव पृथ्वी के आसपास फेंकने के बाद हम मानते हैं कि वह पिंड जा रहा है अनंत पे। हमें नहीं पता, हम केवल आइडिया बना के लगा रहे हैं कि हमने किसी पिंड को बाहर की तरफ फेंका, उसकी गतिज ऊर्जा क्या है, कितनी मैक्सिमम होगी, उसकी स्थिति ऊर्जा क्या है, कितनी होगी, हमें कुछ मतलब नहीं। केवल हमारे हाथ में था तब हम आइडिया लगा सकते थे कि हम उसकी स्थिति ऊर्जा इतनी है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान पता था, उस पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का पता था, तो हम मान निकाल सकते थे। और हम उसकी गतिज ऊर्जा को ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ज्ञात कर सकते थे? क्योंकि हमें उसका मास पता है, उसकी मास की आइडेंटिटी है, और साथ साथ उसके जो हमने उसको वेग प्रदान किया उसकी हमारे पास नॉलेज है। तो हमें पता है कि प्रारंभिक को निकाल सकते हैं, अंतिम को तो निकाल नहीं सकते। बात खत्म। तो हमेशा UF फाइनल स्थिति ऊर्जा को मानना है 0, यानी मानना कि हमने इस पिंड को अनंत पे भेज दिया है। और मैंने बार बार बोला है अनंत पे स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है, सॉरी शून्य होती है। क्लियर है? मैंने बोला था किसी पिंड को अनंत से किसी अन्य पिंड के क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य किसके बराबर होता है? स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, यानी अंतिम पॉइंट माइनस प्रारंभिक पॉइंट। वहां माना था कि प्रारंभिक पॉइंट अनंत पे होगा और वहां 0 होगी। सदैव याद रखना कि स्थितिज ऊर्जा इनफाइनाइट पे 0 होगी। और सेम यही काम विभव होगा, दोनों के मान ऋणात्मक होंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण बल के विपरीत दिशा में ला रहे। क्लियर? अच्छी बात है। हमें पता है कि इसका मान क्या होता है, स्थिति गति ऊर्जा का, -GMM
क्लियर? क्लियर, अच्छी बात है। जीएमएम बढ़ा, इसे बढ़ा लो ताकि दिक्कत ना आए। पृथ्वी की रेडियस हमने पृथ्वी लिए इसलिए हम पृथ्वी की रेडियस ही लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? सीधा पता सर, 1/2 मास है और v, जो वेग हमने पृथ्वी से उस गेंद को प्रदान की। कोई दिक्कत नहीं, रख दो ये मान। ये माइनस वाला है तो ये मान रखे तो क्या मान है? -G(m(m)r प्लस 1/2 mv² बराबर अंतिम स्थिति ऊर्जा 0, अंतिम गतिज ऊर्जा 0। हमें नहीं पता, ठीक है, नहीं पता तो अच्छी बात है। क्या हो जाएगा? 1/2 mv² बराबर हो जाएगा -G(m)m)r। क्लियर? m से m कैंसिल आउट, भैया जी कर दिया। v² बराबर हो जाएगा, मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखना, -2gm। ये यहाँ प्लस का हो जाएगा, इस साइड में आते, इस साइड में माइनस का था, इस साइड में आते प्लस का हो जाएगा। gm/r, ve बराबर √2gm। क्लियर? क्लियर कट? हाँ, तो किसी भी पिंड को पृथ्वी के क्षेत्र से बचने के लिए उसको कितना वेग प्रदान किया जाए? तो √gm। याद है? जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है? याद है तो बता सकते हो, वरना कोई दिक्कत। हाँ, जी बराबर होता है Gm/r²। याद है सभी को? याद है बिल्कुल। इस फॉर्मूले का जी रखो, इसका ये जी को इस में चेंज करो और मान निकालो। तो यहां से चेंज किया तो क्या आएगा? जी बराबर आया G(r²)/m। ये मान रख दो इसमें, तो VE बराबर हो जाएगा √2G(r²)m इंटू r बट्टा m। m से m कैंसिल आउट, r से r कैंसिल आउट, तो VE का मान क्या आया? √2GR। क्या यही मान है? कोई मतलब नहीं, केवल क्या किया, वहां रूट छोटा GR कर दिया, यानी गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय त्वरण का मान है, रेडियस तो सेम है। और इस वाले में क्या किया? इस वाले में 2gm, या जी क्या, यहाँ गुरुत्वीय आकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक नियतांक, ठीक है, जिसका मान कितना होता है? 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। केवल वही मान v का मान है और वही v का मान ये, केवल √gmr होता है और यहाँ √gr होता है, और कोई दिक्कत नहीं होती। आपको सदा याद रखना, अगर पृथ्वी के प्लान वे का मान निकालना है तो आपको मानना है कि किसी पिंड को हमने अंतिम पे फेंका। कोई भी फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना कि पिंड को पृथ्वी के क्षेत्र से तो बाहर फेंक दी। इसके लिए हम उसको मानते हैं कि अनंत पे उसकी स्थिर ऊर्जा कितनी होगी? 0। ठीक है, यहां तक क्लियर? हाँ। अब आगे देखो, अगली हेडिंग है उपग्रहों की गति। उपग्रहों या उपग्रह, ठीक है। उपग्रह कितने प्रकार के होते हैं? उपग्रह दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। पहला हो गया कृत्रिम, दूसरा हो गया, कृत्रिम होता है प्राकृतिक, यानी नेचुरल, 100% नेचुरल। रामदेव बाबू कहते हैं ना कि नेचुरल है सब, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं कृत्रिम उपग्रह। ऐसा उपग्रह जो प्रकृति द्वारा निर्मित है और किसी अन्य ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग उपग्रह होते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, कोई दिक्कत नहीं करता, बेचारा आराम से करता है। इसी कारण ज्वार भाट आते हैं, इसी कारण और भी घटना होती है, इसको चंद्रमा बोलते हैं। यहीं पर इंसान जानना चाहता है, ठीक है। दूसरा उपग्रह को बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह, यानी ऐसा उपग्रह जिसको मानव ने बनाया, ठीक है। अब जो मानव ने उपग्रह बनाया है उसका, और चाहे और अन्य उपग्रह जिसको हमने प्रक्षेपित किया,
वही पथ वापस यूज करेगा। क्या क्या नाम इसे यूज करेगा? पहला इलिप्टिकल पाथ, दूसरा सर्कुलर पाथ, वापस इलिप्टिकल पाथ। स्टार्टिंग में वेग कितना होगा? स्टार्टिंग में वेग होगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन जैसे जैसे वेग बढ़ाते जाएंगे प्लान वेग का मान कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है। हाँ, अब आगे देखो। जो उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उसमें देखना, या कृत्रिम हो या फिर प्राकृतिक हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। ये प्लानेट है, ये प्लानेट मान सकते हो। ठीक है। इसका मानो एक या दो उपग्रह जो इसके एक पथ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यहां से या ये मान ले चंद्रमा ही मान लेते हैं। ठीक है। इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने का एक मतलब होता है कि जब भी कोई उपग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो एक मेन चीज होती है कि इसमें किसके कारण लगाएगा? अभिकेंद्रीय बल के कारण। और साथ साथ में क्या होता है? साथ साथ में इन दोनों में आकर्षण होता है और गुरुत्वाकर्षण भी लगता है। दो चीजें साथ लग रही हैं। जब ये यहां होगा तब अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ। मैंने जी बताई थी कि जब भी कोई ग्रह या कोई वस्तु आर त्रिज्या की किसी सर्कुलाकार पथ पे चक्कर लगाएगी, सॉरी मिस्टेक हो जाती कभी इधर उधर से, तो मिस्टेक माफ करना। ठीक है। जब भी कोई पिंड किसी आर त्रिज्या के परिपथ पे वर्ताकार पथ पे घूमता है, हमेशा अभिकेंद्रीय बल जरूर लगेगा। जब भी वर्ताकार गति होगी अभिकेंद्रीय बल अवश्य लगेगा। ठीक है। कहीं भी हो, माना कि 5-6 जगह देख लेते हैं, ये अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ होगा। यहां चंद्रमा अंदर की तरफ, 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 और यहां चंद्रमा तो अंदर। ठीक है। हमेशा इसी विकेंद्रीय बल के कारण यह वस्तु इस पथ पे घूमती। अगर यह विकेंद्रीय बल ना होता तो वेग की दिशा तो ये होती है, वेग कहता कि इस साइड में जाना है, यहां वेग इस साइड में, यहां वेग इस साइड में, यहां वेग आगे की तरफ, यहां वेग इस तरफ, यहां वेग ऊपर की तरफ। वस्तु की स्थिति हर जगह कहती है, वस्तु का वेग हर जगह कहता है कि अलग दिशा मापता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल के कारण और अभिकेंद्रीय बल के कारण पिंड उसी पथ पे घूमता है। कैसे? चंद्रमा में द्रव्यमान है, पृथ्वी में द्रव्यमान है, दोनों की दूरी बड़ी है, बड़ी परास की दूरी है, तो लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल होता है एक आकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल भी अभिकेंद्रीय बल की तरफ सदैव अंदर की तरफ लगेगा। केवल दिशा विपरीत हो सकती है कि चंद्रमा ने अपनी तरफ खींचा और चंद्रमा ने पृथ्वी को अपनी तरफ खींचा। टोटल वेग तो हो जाएगा क्या? देखो, मैंने एक स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बताया था आपको, स्टार्टिंग में याद हो सभी को कि एफ नेट इज इक्वल टू 0, ए नेट इज इक्वल टू 0, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब देख लो, वही फॉर्मूला आज प्रूव हो रहा है। कैसे? कि चंद्रमा ने पृथ्वी पर बल लगाया और पृथ्वी ने चंद्रमा पर लगाया, दोनों के बल समान है, केवल परिमाण में विपरीत है, मान तो समान है, इसलिए दोनों हो जाएंगे 0। त्वरण 0 क्यों? क्योंकि समान है, एकदम समान है, कोई बल लग नहीं रहा तो त्वरण उत्पन्न होगा नहीं, इसलिए त्वरण भी 0। तीसरी चीज, वेग कांस्टेंट कैसे होगा सर? देखो, चंद्रमा को ध्यान से देखो, पृथ्वी को स्थिर रखकर चंद्रमा को ध्यान से देखो, या पृथ्वी अपने अक्ष पे, चंद्रमा भी अक्ष पे, एक वस्तु अक्ष पे स्थिर है और चंद्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ऐसे, यानी दोनों पिंड स्थिर नहीं है, एक पिंड स्थिर हो सकता है लेकिन दूसरा पिंड कांस्टेंट है। जब भी वे कांस्टेंट होगा तो त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, दो परिभाषा। अब देखो, जो लगने वाला एफसी बल है, अभिकेंद्रीय बल है, अंदर की तरफ लग रहा है, और गुरुत्वीय बल भी अंदर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, तो इसको हम मान सकते हैं एफ जी। एफ जी गुरुत्वीय बल है ये, एफ जी, एफ जी। ठीक है। हाँ, मैंने बताया था अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल किसके समानुपाती होता है? 1/b। हमेशा याद रखना, जब वेग ज्यादा होगा वेग की दिशा अलग होगी, सॉरी समान,
मैं भी कहाँ एक नया नेम पढ़, मैं भी न्यूटन मास्टर खाऊं, एक बार मैं न्यूटन बन जाता हूँ है ना, अपने आप नया नेम निकाल देता हूँ। मैंने को बोलना था कि अभिकेंद्रीय बल परपेंडिकुलर होगा वेग के, यानी दोनों में 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्लियर है। और वेग में और त्रिज्या में भी 90 डिग्री का कोण है, केवल आपको इतना देख, ठीक है। अब आपको थोड़ा दिमाग में याद रहा क्या विकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या था, टॉपिक नंबर 3 या 4 में, एफ सी बराबर, क्या सभी को याद है? मैंने 4 प्रकार के त्वरण बताए थे, विकेंद्रीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, कुल त्वरण और जो रेखीय त्वरण होगा। 4 प्रकार के त्वरण बताए थे मैंने स्टार्टिंग में। एफ सी बराबर mv² फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा, गुरुत्वीय बल कितना होता है? गुरुत्वीय बल होता है एफ जी बराबर g m1 m2, या m1 m2 छोड़ो, केवल m1 m1 कर दो, बड़ा M छोटा m इंटू आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। दो पिंड है, एफ सी है और एफ जी है। क्या करना है? मैंने बोला था कि अभिकेंद्रीय बल भी वही है और गुरुत्वीय बल भी वही है। जब दोनों चीज सेम है तो हम क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर रख सकते हैं? रख सकते हैं सब, क्या दिक्कत है? रखने में दिक्कत थोड़ी है, नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो रख दो, मान आ जाएगा। हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 इक्वल होगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो रख दो g m m r² इसके बराबर होगा mv m करना है r, ठीक है। r से r कैंसिल आउट, इस r से ये r कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो क्या मान आया? v² हाँ यही v बराबर क्या मान आया? g m/, एक मस्त सा फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत? अच्छी बातें हैं। ये क्या है? ये किसी पिंड का ऑर्बिटल यानी कक्षीय वेग, यानी इस वेग से वह इसके चारों तरफ है। ऑर्बिटल का मतलब कक्षा होती है। अब देखो, आपने देखा कि न्यूट्रॉन निकालते देखा, एक परमाणु होता है, उसमें बीच में नाभिक होती है, फिर उसकी कक्षा होती है, एस कक्षा, पी कक्षा, डी, एफ, ये ब्लॉक होते हैं शायद तक। कक्षा कौन सी होती है? 1s1, 1s1, 1s2, 2s2, 2p2, ये शायद उसकी क्लास होती है शायद केमिस्ट्री में, है ना। तो क्या होता है, जो कक्षा नाभिक के बिल्कुल नजदीक है उससे प्रोटॉन निकालना मुश्किल है। इससे ही वापस प्लान वेग को समझेंगे। ये है हमारा परमाणु, एटम, एटम भाई साहब भाई, ठीक है। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, पहली कक्षा है 1s, दूसरी कक्षा है 1s2, तीसरी कक्षा है 2p, 3s1, 3p s, ठीक है। ऐसे लगातार 1s1, 1s2, ये देखो नंबर वाइज लगा देते हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है। ये सारे नंबर आपको दिए गए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s1 में एक ये होगा और दूसरा ये होगा। 2s2 में एक यहां पे होगा, एक यहां पे हो। 2p में 1, 2, 3, 4, 5, 5 और 6, इसमें एक यहां पे है, एक यहां, इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये नंबर वाइज इलेक्ट्रॉन है, ठीक है।
जो पहली कक्षा होगी, प्रोटॉन को मानना आपको प्लैनेट, जो नाभिक है उसको माननी है आपको प्लैनेट। ठीक है, पहली कक्षा होगी इलिप्टिकल, यानी उसकी पहली कक्षा मान लेंगे, जो पृथ्वी की होती है वही कक्षा उसकी होती है। क्या आप बता सकते हो कि पहली कक्षा पे जो आकर्षण बल पृथ्वी का लग रहा है, सेम वही परमाणु का लग रहा है या नहीं लग रहा? लग रहा है ना। हम क्या करेंगे, किसी भी परमाणु से कोई भी किसी भी कक्षा से कोई इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी ऊर्जा देंगे? जो बाहर वाली कक्षा है उसको ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, फिर इस बाहर वाले से जैसे अंदर जाएंगे उसको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। लगातार ऊर्जा देते रहेंगे, तब जाकर बहुत ज्यादा ऊर्जा देंगे, तब इसके पहली कक्षा के इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सेम यही होता है पृथ्वी में। पृथ्वी में होता है कि पहली कक्षा में वेग कम होता है, लेकिन जैसे जैसे जाएंगे तो वेग अगर बढ़ाएंगे तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी पृथ्वी की सतह के पास जो कक्षा है उससे कोई इलेक्ट्रॉन को, सॉरी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, किसी बॉडी को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर भेजना है, तो उसको जब बहुत ज्यादा वेग देंगे तब जाकर वह बाहर। क्लियर है? मैंने 4 5 कक्षा बताई थी, पहली इलिप्टिकल होती है, दूसरी सर्कुलर होती है, वापस इलिप्टिकल होती है, चौथी क्लास पैराबोला क्लास होती है, और 5वीं क्लास हाइपर पैराबोला क्लास होती है। सेम यही होता है, इसमें भी ऊर्जा का फर्क होता है। क्लियर है? सेम वही पैटर्न है परमाणु में, और सेम पैटर्न यही है। अब अगली चीज, हम मानते हैं कि बहुत सारे उपग्रह हैं, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के एकदम नजदीक से एक कक्षा मान लेते हैं, ये कक्षा बिल्कुल इसके नजदीक, ये अर्थ है, और अर्थ के माना कि 400 किलोमीटर दूर इसकी एक कक्षा है, जहां तक लगभग सैटेलाइट इसी कक्षा में घूमते। आपको ने देखा होगा कि तो एक एलन मस्क की क्लास है, कंपनी है, उसके जो सैटेलाइट है वो रात को दिखाई देते। क्यों? क्योंकि वे पृथ्वी के बहुत ही नजदीक होते। उसका नाम तो होता है, क्या नाम मेरे को नहीं, आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो हम मानते हैं कि लगभग सैटेलाइट पृथ्वी के एकदम नजदीकी क्लास में घूमते रहते हैं। आपको मानना है कि अगर किसी उपग्रह के चारों तरफ, सॉरी किसी ग्रह के चारों तरफ उपग्रह एक ही दिशा में लगातार घूमते हैं तो उनका वेग समान हो। ये हमेशा कभी भी अपने द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते। यानी पृथ्वी के चारों तरफ अगर 20 चंद्रमा भी घुमा दिए जाएं और उनका द्रव्यमान भी अलग अलग हो, तो उनका कक्षीय वेग समान होगा। ऑर्बिटल वेग है √Gm/r, वह सभी ग्रहों के लिए सेम हो। क्लियर? वीओ का मान निकाला था अभी, √Gm/r निकाला था या नहीं निकाला था? निकाले। मानते हैं कि ये सैटेलाइट लगभग पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक ही है, माना कि 400 किलोमीटर को पृथ्वी के लिए नगण्य मान लेते हैं। उस कंडीशन में वेग क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में ये हो जाएगा कि r बराबर हो जाएगी r। हमें ये थोड़ी करना कि हमें 2000 किलोमीटर क्यों, हमें मानना है कि पृथ्वी से एकदम ही नजदीक कोई उपग्रह घूम रहा है, उसका कक्षीय वेग कितना होगा? उसका कक्षीय वेग हो जाएगा √Gm और बड़ा R। हुआ या नहीं हुआ? क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, कितना हो जाएगा? √Gm/r। वहां पे देखो सही, थोड़ा सही नहीं लिखा तो देखो, Gm/। क्लियर रहेगा? पृथ्वी के जो नजदीक ग्रह होते हैं उनके लिए ऑर्बिटल वेग का मान कितना होगा? √Gm। अब देखो, एक फॉर्मूला क्या था, फ्लाइन वेग का फॉर्मूला क्या था? फ्लाइन वेग का फॉर्मूला था VE बराबर √2Gr। क्लियर? और हाँ, और V नोट का मान कितना है? V नोट का मान है √Gm/r। क्लियर? अब देखो, यहां G का मान रखे, इसको मान भी चेंज करेंगे ताकि ये छोटे कैपिटल J स्मॉल g में आए।
तो हमें पता है कि जी बराबर होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, रख दो इसके बारे। तो जी बराबर होता है जी आर स्क्वायर अपॉन एम। तो वी नोट बराबर होगा जी आर स्क्वायर एम बट्टा आर, रूट बट्टा एम, एम से एम कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल। तो वी नोट का मान कितना आया, कक्षीय वेग का मान कितना आया, रूट जी। सर दोनों मान सेम सेम से लग रहे हैं, क्या इनमें कोई रिलेशन बनता है? बिल्कुल रिलेशन बनता है, और क्वेश्चन भी आता है यहाँ से। नेट में बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे इन दोनों फॉर्मूले, चाहे प्लाइन वेग से पूछ ले चाहे कक्षीय वेग से पूछ ले, और चाहे इनके संबंध से कोई मान देख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से वीई बट्टा वी नोट क्या मान था, रूट जी आर अपॉन रूट जी आर। सर बाकी तो कट रहा है, कट क्या नहीं रहा, कट केवल रूट टू नहीं रहा, वी अपॉन वी नोट वी ओ रूट टू बट्टा वन। नया रिलेशन क्या निकला, वी बराबर रूट टू वी नोट, यानी ई का मतलब स्केप वेलोसिटी, प्लाइन वेग। प्लाइन वेग हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हो भैया जी, आसानी होगी, रूट टू इंटू कक्षीय वेग। यानी आपके पास अगर किसी पिंड का प्लाइन वेग है, आपको पता है कि पृथ्वी का प्लाइन वेग 11.2 है, तो पृथ्वी के जो नजदीक उपग्रह घूमते हैं उनके लिए उनका कक्षीय वेग आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। निकालना चाहो तो देखो एक फॉर्मूला भी है, हमें पता है कि वी माइनस वी नोट का मान कितना होगा, अगर ये निकालें तो हो जाएगा रूट टू जी आर माइनस जी आर, वी नोट वी माइनस वी नोट या वी जीरो बराबर कितना हो जाएगा, जी आर कॉमन आ जाएगा, तो रूट टू माइनस, या लगभग इनका अंतर कितना होता है, वी माइनस वी नोट हो जाएगा 3.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो v का मान कितना होता है, v का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, और v नोट का मान कितना होता है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। समझे इस बात से? यानी पृथ्वी के जो कक्षा बिल्कुल नजदीक होती है, पहली कक्षा जहां सारे उपग्रह घूमते हैं, उनका कक्षीय वेग स्पीड कितनी होती है 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, और प्लाइन वेग या एस्केप वेलोसिटी हो जाएगी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं, पहले पहले आपको थ्योरी बताइए, फिर उसका फॉर्मूला बताया, फिर उस फॉर्मूले को हर फॉर्मूले वाइज प्रूव किया। इस फॉर्मूले मैंने सबसे अच्छी तरीके इस टॉपिक को पढ़ाया है, जितना लेंथी हो उसका मैंने उतना लेंथी लेकर इस टॉपिक को पढ़ाया। ठीक है, अब करेंगे जो कुछ सारे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक चीज और निकालते हैं, यानी आवर्तकाल, उपग्रहों का आवर्तकाल कितना है, यानी एक उपग्रह कितने समय में एक चक्कर पूरा करेगा। जरूरी थोड़ी कि उपग्रह चक्कर ही पूरा ना करिए तो गलत बात है, घूमता रहे तीन, तो उसकी त्रिज्या ही नहीं है। तो आपको आवर्तकाल का एक फॉर्मूला पता है क्या, आवर्तकाल याद है सभी को, टी बराबर क्या होता है, आवर्तकाल का v के साथ एक रिलेशन होता है सर, होता है 2πr n, होता है नहीं होता, होता है। दूसरा क्या होता है, e बराबर 2πv, होता है नहीं होता, होता है। v का मान आपको पता है, रख दो आवर्तकाल आ जाएगा, तो रख देते हैं सर, क्या दिक्कत है, आप तो हमें डरा रहे हैं। तो हो जाएगा 2π GM अपॉन, ये होगा, ठीक है। हाँ, आवर्तकाल बता दिया, प्लाइन वेग बता दिया, ऑर्बिटल वेग बता दिया, सारी चीज बता दी। अब करेंगे वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस।
हाँ, वन बाय वन क्वेश्चन लेते जाएंगे और करते जाएंगे। पहला लेना है ये वन। मस्त क्वेश्चन है, मेरे को अच्छा लगा ये क्वेश्चन। क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया कि एक ग्रह एम का सूर्य एस के गिर्द इर्द गिर्द बोलना चाहिए वर्त ऑर्बिट पथ दिखाया गया है। आच्छादित क्षेत्र एस, ये एस है, सी डी, आच्छादित क्षेत्र एस ए बी का 2 गुना है, मैं जी 2 गुना। यदि ग्रह को सी से डी तक चलने में T1, यहां चलने से यहां तक T1, और यहां से ए से बी तक चलने में T2 समय लगता है, तो क्या रिलेशन होगा T1 और T2 में? बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? देखो, केपलर ने कहा था कि जब कोई ग्रह एस, क्या है यहाँ पे देखो, ये एस है, सॉरी ये कहाँ वाला एस है, इस साइड से देखो, इस साइड से दिखाऊंगा। ये जो एस है, ये एस, ये वाला एस, ठीक है। ये क्या है? ये सूर्य है। ये कक्षा क्या? ये कक्षा है किसी ग्रह की घूमने की, माना पृथ्वी है। इस टाइम पृथ्वी कहां पे? लगभग वी पे। क्यों? क्योंकि इसमें बारिश का मौसम है। अब पृथ्वी कहां जा रही है? अब पृथ्वी जा रही है सी के आसपास, यानी सर्दियों का टाइम है। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो सर्दी आएगी, और सूर्य के नजदीक होगी तो क्या आएगी? क्या आएगी? गर्मी आएगी, ठीक है। जैसे जैसे सूर्य से दूर जाती जाएगी सर्दी आती जाएंगी, वापस इसकी तरफ आती जाएगी तो गर्मी आ जाएगी। हमेशा गर्मियों में समय क्या होता है? गर्मियों में समय तेज चलता है, सर्दियों में समय धीरे चलता है, ऐसा होता है। बाकी समय सेम का सेम। केपलर ने कहा था जब कोई ग्रह सूर्य के नजदीक होगा तो उसकी चाल ज्यादा होगी और क्षेत्रफल कम होगा, लेकिन यहां होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा और वेग कम होगा, यानी टाइम ज्यादा लगाएगा यहां से यहां तक आने में, सी से डी तक आने, और सी से डी तक आने में टाइम कम लगाएगा, और ए से बी तक जाने में टाइम। तो इसका सही रेशियो क्या? केपलर का नियम याद है? नहीं याद तो देखो, एक सेकंड वहां पे देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको केपलर में क्या पढ़ाया था मैंने आपको। देखो, ये है केपलर का नियम। मैंने बोला था कि प्रत्येक ग्रह की क्षेत्रीय चाल समान हो, यानी जितना वेग वह वहां लगा रहा है उतना ही क्षेत्रफल, उतना ही चाल से वह यहां चले। ये बताया था ना मैंने। तो वापिस आओ। हाँ, तो क्या कह रहा है कि T1 जो समय होगा वह किसके बराबर होगा? T1 समय होगा कहां से कहां तक? सी से डी तक जाने में जो समय लगा है वह किसके बराबर होगा? 2 गुना T2 के साथ। तो ये रिलेशन सही, कभी बराबर तो होगा नहीं, ये रिलेशन कभी बैठता नहीं। T1 ज्यादा होगा T2 से, ये हो नहीं सकता। तो सही समय क्या होगा कि जो T1 समय है सी से डी तक जाने में लगा समय वह किसके बराबर होगा? 2 गुना लगे T2 के बराबर। या बोल सकते हैं कि T2 ए से बी तक जाने में लगा समय इसके से आधा होगा, यानी जो सर्दियों में टाइम लगा है गर्मियों में उसका आधा लगेगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे नीट में। अगली क्वेश्चन है ये वाला, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में? चौथा ऑप्शन तो शायद इसमें तीव्रता है, लास्ट वाला क्या है? गुरुत्वीय तीव्रता। गुरुत्वीय तीव्रता क्वेश्चन कर सकते हो आप। क्या चारों चीजें इसका मान दिया गया है। पहला दिया गया गुरुत्वीय स्थिरांक, तो जी का मान होगा, इसमें आपको सीधा पता है क्या होता है, जी बराबर होता है एफ आर स्क्वायर m1 m2 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। तो हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, एक में हो जाएगा 2। फिर ये कह रहा है कि
ऊर्जा U बराबर क्या होता है, -G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये निकाल सकते हो। तीव्रता क्या होता है, E बराबर F अपॉन m, यानी न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, न्यूटन इंटू केजी, यानी एकांक द्रव्यमान को लगाया गया बल केजी। m1 L1T-2, नीचे क्या है m की पावर 1, तो L1T1 तीव्रता हो जाएगी A में तीसरे की। ठीक है, बाकी आप अगले दो निकाल सकते हो। विभव की होगी ये वाली, C में 1, A में 2 और D में C और B में 4। निकाल सकते हो आसानी से। mgh, U बराबर mgh भी लगा के निकाल सकते हो, सेम मान वही आएगा, m1L2T माइनस। अगला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, एक ग्रह जिसका द्रव्यमान m है, पृथ्वी के पृष्ठ से h ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, उसकी पृष्ठ पे उड़ते त्वरण का मान g0 है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा कितनी होगी। इसमें आपको क्या कुछ नहीं करना, सीधा मान लगाना। क्या, जब भी आपको वह पूछे कि पृथ्वी से ऊपर की तरफ, ग्रह ऊपर की तरफ है, क्या मान होगा, माइनस में होगा। पहला ऑप्शन तो माइनस का होना चाहिए, बाकी कुछ आए ना है, तो ये दो ऑप्शन तो हो जाएंगे डिलीट। अब ऑप्शन क्या बचा, अब ऑप्शन बचा बी और डी में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब कोई ग्रह ऊपर की तरफ जाता है उसका मान होगा mg0r² अपॉन 2r+। ये मान आपको रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। ठीक है, इसका मान याद रखने का, भूल नहीं जाने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, एक सेकंड, 1 सेकंड प्लीज। हाँ, इस सेकंड में कुछ कंफ्यूजन था। देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन 2002 में पूछा गया था। देखो मैंने एक बार ये क्वेश्चन सेम इसी कुछ लेक्चर से पहले लेक्चर में करवाया था, तो वहां मैंने इसका ऑप्शन ये बताया था mgr/4। उस बुक के अनुसार इसका मान सेम यही होता है mgr/4। लेकिन वहां क्या कह रहा है कि ये हाइट के 3 गुना के बराबर जा रहा है, उस कंडीशन में इसका मान हो जाएगा 3/4 mg। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा, अलग अलग बुकों के हिसाब से अलग अलग ऑप्शन है, इसमें सी भी राइट है, कुछ बुकों में ए भी राइट है, तो ये मान आप देख सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने ये मान आपको बताया। हाँ, ये लो सब आपके सामने एक तड़कता भड़कता सच, इसको सोल्व करके दिखाओ, आप मानेंगे। आप क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि पृथ्वी के पृष्ठ से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान वही होगा जो पृथ्वी से गहराई पर कितना हो। अच्छा क्वेश्चन पूछा, दिमाग लगा के पूछा इसने नीट में। क्या पूछा कि आपका जी का मान 9.8 है, 1 किलोमीटर ऊपर जाओ तो कुछ मान घटेगा, कितना घटा, उतना मान आप नीचे जाओगे तो कितने के बराबर घटे। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर सीधा मान लगाते हैं, कितना, सर ऊपर जाने पर मान घटता है, नीचे जाने पर मान घटेगा, इसलिए 1 किलोमीटर ऊपर जितना मान है उतना 1 किलोमीटर नीचे होगा। नहीं नहीं नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूले से निकालो, ऐसे क्यों प्रूव करते हो। अगर कोई पिंड ऊपर जा रहा है तो क्या मान होता है, तो मान होता है जी एम अपॉन 1 - 2h अपॉन आर।
और इस साइड में मान क्या होता है, इस जीएम को हटाओ, सीधा मान लगाओ 1 प्लस एच बट्टा आर। क्या ये मान है, ये ऊपर जाते समय लगेगा और ये नीचे आते समय, तो निकालो इस फॉर्मूले से, मान अपने आप निकल जाएगा। आर माइनस टू एच बराबर आर प्लस एच, यहाँ आर है, यहाँ आर से आर कैंसिल आउट, आर माइनस टू एच बराबर आर प्लस एच। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है सर। इस साइड में आर आएगी तो क्या हो जाएगा, आर माइनस टू एच माइनस आर बराबर एच, आर से आर कैंसिल आउट, एच से एच बराबर माइनस का टू एच, तो ये माइनस का टू मतलब है नीचे की तरफ, इसलिए -2 किलोमीटर, पृथ्वी से 2 किलोमीटर नीचे जाने। -2 का मतलब होता है कि अगर ऊपर जा रहे हो तो मान प्लस के, और नीचे जा रहे हो तो मान माइनस। तो क्या मान होगा, 2 किलोमीटर। यानी 1 किलोमीटर ऊपर जाओ या 2 किलोमीटर नीचे जाओ, सेम फर्क होता। कहने का मतलब होता है कि जैसे पृथ्वी ऊपर जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान घटेगा, नीचे जाएंगे तो मान तेजी से घटेगा। क्यों, क्योंकि केंद्र पे तो जाते जाते मान 0 होना ही है, इसलिए इसका मान होगा नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हाँ ये वाला क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक, यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है, पृथ्वी के केंद्र से प्रारंभ कर उड़ते त्वरण के g के परिवर्तन में निम्न में कौन सा आरेख सही दर्शाता है। इस आरेख में आपको सीधा रटना है। क्या रटना है सर, देखो आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पे कितना मान होता है। 1 सेकंड प्लीज, एक कॉल है। हाँ, जैसे जैसे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में जी का मान तेजी से बढ़ता है और फिर जी का मान घटता है, ये आपको हमेशा। तो ये हुए कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बाकी कुछ क्वेश्चंस है कल, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए, सॉरी वो और करवा देते हैं आपको, फिर करेंगे हम इसका खत्म। टाटा बाय बाय गुड बाय। ये वाला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन है आपको डी, आपको मैंने दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बचा हुआ तो मैं करवा देता हूँ एक बार। हाँ, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन है होमवर्क के लिए। आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। यानी किसी पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग 11 किलोमीटर 2 है, सही है। यदि दूसरे ग्रह पर पलायन वेग का मान क्या होगा, यदि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के समान और त्रिज्या 1/4। पलायन वेग का फॉर्मूला आपको पता है, √2 g r, वह कर रहा है जी का बट्टा 4। तो रिलेशन निकाल सकते हो दोनों ग्रह के पलायन वेग का, इसके वेलोसिटी का, और मान कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। शायद कल से टॉपिक का लगभग जियो सैटेलाइट उपग्रह के साथ इसको कंप्लीट कर देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी बचे हुए हैं, उनके साथ इसको कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको करना है कमेंट सेक्शन में रिप्लाई की, सर इसका सही आंसर क्या होगा जब त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की चौथे भाग के बराबर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट में करना कि सर अच्छा लगा, अगर नहीं समझ में आया तो कहना सर अच्छा नहीं लगा, क्या दिक्कत है वो रिप्लाई करना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम पिन है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर संडे को टेस्ट लगते हैं आयरन एकेडमी पे। हाँ ठीक है, और कल इस टॉपिक को खत्म करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मेन चीज। देखो उसके बाद में स्टार्ट करेंगे या तो हम 12th या फिर हम 11th की सेकंड, कोशिश करेंगे दोनों को साथ साथ स्टार्ट करने की। तो थैंक यू, टाटा बाय बाय गुड बाय, आज के लिए इतना ही। काफी सारे पेज आपको पढ़ा दिए गए, रीच आउट 128 पेज आपको पढ़ा दिए गए, इतने सेज पेज सारे पेज आपको पढ़ा दिए गए हैं।
ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू, टाटा बाय, गुड बाय।